CH-137 अनिका का पैनिक होना। आयुष ने जब एकांश के न्यूली प्रोजेक्ट के बारे में एकांश को बताना शुरू किया तो उसमें अनिका के उस असाइलम का नाम आया जिसमें एकांश भी 3 महीने रहा था जब उसकी याददाश्त चली गई थी और अनिका ने उसका ख्याल रखा था। एकांश थोड़ा सा चौंक गया और आयुष से उस जगह के मैप को दिखाने को कहा। को आयुष ने झट से अपने हाथ का मैप फैलाकर टेबल पर रख दिया और एकांश को सारी लोकेशन समझने लगा। मैप देखकर एकांश ने अपने हाथ की कोनी टेबल से टिकाते हुए अपने होठों पर अपनी टाइपिंग उंगली रखते हुए 2 सेकंड सोचकर आयुष से कहा, को इस प्रोजेक्ट को यहीं खत्म कर दो। ये जमीन मेरी बीवी के नाम पर है, अनिका माथुर मेरी वाइफ है और वो जमीन ना ही वो मुझे देगी और ना ही अब मुझे चाहिए। तभी आयुष बोला, को लेकिन सर, आपने मुझे कहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट मैंने इसी महीने शुरू नहीं किया तो आप मेरी बैंड बाजा कर रख देंगे। इसलिए मैंने उसे एसाइलम के पेशेंट के खाने में ऐसा पॉइजन मिलने को कह दिया है अपने आदमियों को, जिससे सारे पेशेंट की अचानक ही बहुत बुरे तरीके से तबीयत खराब हो जाएगी और जब हेल्थ केयर वाले सारे पेशेंट की ब्लड जांच करेगी तो उन्हें उनके खाने में पॉइजन सिम्पटम्स मिलने की वजह से बात उसके ओनर पर आएगी और वो एसाइलम बिना वार्निंग ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी ही लापरवाहियां उनके असलम में पहले भी हो चुकी है। व्हाट्सएप का रिकॉर्ड है खाद्य संस्थान के पास। पॉइजन में असलम के उन्हें कुछ चुनिंदा एक्सपायर दवाइयां को मिलता कर बनवाया है, जिसका आइडिया मुझे डॉक्टर प्रकाश ने दिया था ताकि किसी को ये शक ना हो कि ये सब किसी बाहर वाले ने किया है और जांच पड़ताल शुरू हो जाए। सब कुछ एसाइलम वालों की लापरवाही दिखाने के हिसाब से अंदर फिट कर दिया है। इतना सुन एकांश गुस्से से बौखला गया। उसने शीशे के टेबल पर अपना जोर से हाथ मारते हुए आयुष को गुस्से से देखते हुए कहा, को डैम बेवकूफ कहीं के, इतना सब कुछ तुमने मुझे बिना बताए कर दिया। अभी के अभी जाकर सारे आदमियों को ये सब करने से मना करो, वरना इसी केबिन में तुम्हारी लाश गिरा दूंगा मैं। एकांश का गुस्सा खुद पर देख आयुष जैसे अंदर से पूरी तरीके से डरते हुए उसने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, को जी सर, मैं अभी सारे आदमियों को मना करता हूँ। आयुष अपना फोन निकाल ही लिया रहा था, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। इधर एकांश का भी फोन बजने लगा। एकांश ने टेबल से अपना फोन उठाया। फोन पर स्वीटहार्ट नाम शो हो रहा था। इस नाम से एकांश ने अनिका का नंबर सेव किया हुआ था और स्क्रीन पर अनिका की खूबसूरत पिंक ड्रेस में फोटो भी शो हो रही थी। वैसे तो एकांश ने पूरे फोन पर ही अनिका की फोटो लगा रखी थी। फिलहाल तो एकांश ने अनिका का कॉल रिसीव किया। फोन को कान से लगाते ही उसे अनिका की हड़बड़ाती हुई आवाज सुनाई दी, जो बोल रही थी, को मिस्टर ठरकी, मिस्टर ठरकी, क्या तुम अभी के अभी मुझे लेने आ सकते हो? एकांश ने कॉल पर कोल्ड वॉइस में अनिका से बट व्हाट हैपन? अनिका, को मिस्टर ठरकी, बहुत बड़ा बवाल हो गया। मेरे मामू के एसाइलम में एकदम से सारे पेशेंट्स की तबीयत खराब होने लगी है। अभी अभी न्यूज़ में भी ये खबर आ गई। ऐसा हमारे असाइलम में तीसरी बार हुआ है। इस बार तो न जाने क्या होगा। सब लोग वहां गए हैं, मैंने जाने की जी की, सबने मना कर दिया। मुझे जाना है वहां। मिस्टर ठरकी, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। अनिका रिक्वेस्ट करते हुए बोली। को जल्दी से जवाब दिया, ओके मैं भी आता हूँ, डोंट पैनिक। थोड़ी देर में एकांश अनिका असाइलम के बाहर पहुंचे, जहां भारी मात्रा में पेशेंट को एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहां बहुत सारी पुलिस, मीडिया और सिक्योरिटी की तक लगी हुई थी। इस बीच ये सब देखकर अनिका की हालत खराब हो गई। ये असाइलम अनिका की मॉम का सबसे बड़ा और आखिरी सपना था। अनिका की बचपन की यादें जुड़ी थी यहाँ से और आज यहाँ इतनी अफरा तफरी मची हुई थी जिसने अनिका को अंदर से हिलाकर रख दिया। एकांश को इन सब चीजों की वजह पता थी।
पेशेंट्स को देखकर तो उसे कोई दया नहीं आती, लेकिन अनिका की हालत देख वो बुरी तरीके से आयुष पर गुस्सा हो जाता है। आयुष भी पीछे से गाड़ी लेकर असाइलम के बाहर आया। अनिका के बाकी फैमिली मेंबर वही अंदर सबकी मदद करवा रहे थे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स फिल करवा रहे थे। इधर पूरी तेजी से स्ट्रेचर पर पेशेंट को असाइलम से बाहर लेकर आया जा रहा था। हर पेशेंट अपना पेट पड़कर झाग वाली उल्टी किए स्ट्रेचर पर तड़प रहा था, जिसे देख अनिका की तो हालत खराब हो गई। उसने एकांश की बाह को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में अपना सर छुपाकर रोने लगी। एकांश ने अनिका के सिर को सहलाते हुए उसे कमर से होल्ड किया और उसे शांत करते हुए सिडेक्टिव वॉइस में बोला, अंडरस्को डॉन टा पैनिक बेबी, प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बगल में ही एक न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये असाइलम जो बरसों से दिमागी तौर बीमार लोगों की सेवा कर रही थी और देश में ऐसे लोगों को एक बेहतर जीवन देने में सरकार की मदद कर रही थी। यहाँ के काफ़ी सारे लापरवाह स्टाफ की वजह से आज यहाँ के सारे लुनेटिक पेशेंट की हालत खराब हो गई है। सब मौत की कगार पर है और अब ये असाइलम पूरा का पूरा खाली होने जा रहा है, क्योंकि इसको जो को आज का मिड डे मील दिया गया था, उस खाने से आप सब इनकी हालत खुद ही देख सकते हैं। कैमरामैन प्लीज लोगों की हालत दिखाए। और फिर न्यूज़ रिपोर्टर बोली, अंडरस्को तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा असाइलम को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि ये पहली नहीं कई बार ऐसी लापरवाही हो चुकी है। पिछली बार 2 लोगों की जान भी गई थी और अब तो मामला इससे भी ज्यादा संगीत हो चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस असाइलम की लापरवाही की सजा इन्हें देनी जरूरी हो गई है? क्या इस असलम को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि गलती की वार्निंग सिर्फ एक बार दी जाती है, लेकिन यहाँ तो बार बार गलतियाँ होती रहती है। ये सब सुनकर अनिका और ज्यादा हताश और परेशान हो गई और वो एकांश के सीने में अपना सिर छुपाते हुए डरी हुई आवाज में एकांश से बोली, अंडरस्को प्लीज प्लीज कुछ करो, ये मेरी मॉम का असाइलम है, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। एकांश अनिका के सिर पर हाथ फेरते उससे कहा, अंडरस्को कुछ भी नहीं होगा, नो वरी, बस तुम टेंशन लेना बंद करो, आओ मेरे साथ। एकांश अनिका का हाथ पकड़कर उसे दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और उसे गाड़ी में बैठाते हुए खुद भी उसके पास आकर बैठ गया। अनिका गाड़ी के शीशे से बाहर के अफरा तफरी देख फिर से सहम गई। एकांश ने अनिका के चेहरे को अपने सीने से लगाते हुए उसके सर को बड़े ही नरमी से सहलाते हुए सर झुकाकर उसे देखकर कहा, अंडरस्को कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, वो सब पेशेंट ठीक होकर वापस आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। और बात रही तुम्हारे इस असाइलम की, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इसे बंद करने की। ये काम कोई बच्चों का काम नहीं है, जस्ट रिलैक्स। एकांश चाहता तो इस चीज का फायदा उठाकर उस जमीन को अपने नाम करवा सकता था, लेकिन वो अनिका की नज़रों में इस हॉस्पिटल के मायने समझता था। इधर काफी दिनों बाद अर्जुन, जो इटली से आते ही अपने जीजा जी के कहने पर किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, न्यूज़ देखते ही उसे असाइलम वाला उसे वो काम याद आ गया जिसे उसे काफी दिनों पहले ही पूरा कर देना था। अर्जुन इस वक्त न्यूज़ गौर से देख रहा था। वो सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में रिमोट था और उसने ब्लैक पेंट पर जो वाइट शर्ट पहनी हुई थी, उस शर्ट पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे, वो भी इतने ज्यादा जैसे उसने अभी अभी किसी को बिल्कुल सामने से जान से मारा हो। बिरजू, जो अभी अभी उसके लिए कॉफी बनाकर ला रहा था, उसे अर्जुन टीवी का रिमोट टेबल पर रखते हुए बोला, अंडरस्को मुंबई चलने की तैयारी करो बिरजू। हमारी अम्मा कहती थी कि जब तुम्हारा कोई काम अचानक से रुक जाए और तुम किसी वजह से उस पर जोर भी ना दे पाओ, तो थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए और सही वक्त आने के लिए। अब देखो,
सही वक्त आ गया, ये एसाइलम पहले से ही खत्म होने की कगार पर है। ये जमीन जीजा जी को चाहिए, अब उस लड़की से हमें सीधे सीधे डील करनी होगी। एकांश अनिका को माथुर निवास ले आया। अनिक अभी बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी। आफ्टर ऑल जिस असाइलम के लिए वो साइकेट्रिस्ट तक बनने का सपना देखने लगी, उसे उसको आज बिखरता हुआ उसने देखा है। माथुर निवास के बाहर गाड़ी पार्क करते हुए अनिका को गाड़ी से निकलता है। अनिका के चेहरे पर काफी ज्यादा टेंशन नजर आ रही थी और धीरे धीरे वो एकांश के कदमों से कदम के साथ, इसलिए एकांश ने पीछे झुककर अनिक उठा लिया और उसे लेकर माथुर निवास के अंदर आ गया। कमरे में आते ही एकांश अनिका को लेकर गोद में लेकर बेड पर बैठ गया और अनिका के सर को अपने कंधे से सहलाते हुए, उसके चेहरे के आगे आते बालों को अपनी उंगली से पीछे करते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब आकर कॉल वॉइस में बोला, अंडस को मैंने कहा ना, इस बारे में तुम टेंशन मत लो, कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस तुम्हारे उस एसाइलम को कुछ नहीं होने वाला। मैं अब जल्दी से मुझे देखो। अनिका अभी गुमसुम वैसे ही बैठी हुई थी, तभी एकांश ने अनिका का झगड़ा पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, आई सेड लुक एट मी स्वीट हार्ट, वॉट आई एम टॉकिंग विद यू। और तो और सर, मैंने वहाँ की कुछ दवाई एसाइलम के कुछ दवाइयाँ को मिलता कर ही बनाई थी, जिसका आइडिया मुझे डॉक्टर प्रकाश से मिला। टेंशन मत लो, तुम्हारे और हमारे बच्चे के ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, समझी। और तुम्हारे चेहरे पर परेशानी मैं बिल्कुल नहीं देखना। कीप डीप ब्रेथ। एकांश ने अनिका को गहरी सांस लेकर छोड़ने को कहा। अनिका जो ये सब देखकर बुरी तरीके से पैनिक हो चुकी थी, वो एकांश की बात मानते हुए गहरी सांस लेती है और मुंह से हवा छोड़ते हुए रिलैक्सिंग फेस के साथ को दोबारा से देखते हुए बोली, अंडस को सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा ना। वाह वीर भाई, और सभी को, कितनी फैमिली वालों को कितना स्ट्रगल करते देखा मैंने, सब बहुत ज्यादा परेशान थे। एकांश ने अनिका के गाल पर हाथ रख उसे समझाते हाथ रखते हुए बोला, अंडस को बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मूड सीधे तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यू वॉन्ट स्ट्रेस रिमूवल डीप किस। अनिका माध्यम सांसें लेते हुए हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर एकांश को देखकर बोली, अंडस को तुम कभी नहीं सुधरोगे, बस आज जो कुछ भी हुआ है ये संभल जाए। एकांश ने फिर से अनिका को शांत करते हुए कहा, अंडस को ऑल सेट, नो वरी। और फिर एकांश ने अनिका के चेहरे की तरफ गौर कर उसकी कोमल होठों को अपने सख्त होठों से छू लिया और धीरे धीरे एकांश अनिका के होठों बेतहाशा चूमता गया। अनिका ने भी एकांश के एक गाल पर अपने नाजुक हाथ को रखा और उसकी किस में उसका अच्छे तरीके से उसका साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे के स्वाद में खो गए। इधर संदीप अग्निहोत्री का की ब्लड की जांच लैब टेस्ट होकर आ गई थी और रिपोर्ट उसके मैनेजर ने मायूसी से संदीप अग्निहोत्री को फाइल पढ़ते हुए कहा, अंडस को सर एक शॉकिंग न्यूज़ है, न जाने आप कैसा रिएक्ट करेंगे इससे, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। इधर तुषार की भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी, जो उसके डॉक्टर ने पढ़ ली थी, लेकिन वो तुषार को बताने से घबरा रहे थे। आखिर क्या है इन दोनों की रिपोर्ट में, जानने के लिए बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। CH 138 स्लो पॉइंशन। तुषार की ब्लड रिपोर्ट्स आ गई थी। उसके डॉक्टर रिपोर्ट्स देकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज इस बारे में तुषार को कैसे बताएं, क्योंकि अगर तुषार शायद कोई गुस्सा आ जाता तो वो अपने डैड संदीप अग्निहोत्री से कहकर उस डॉक्टर को जान से भी मरवा सकता है। फिर भी डॉक्टर को तुषार को सब सच सच बताना ही पड़ता है। तुषार जो पिछले 2 मिनट से डॉक्टर के जवाब का वेट कर रहा था, डॉक्टर से चिल्लाते हुए बोला, अंडस को तुम्हें सांप सूंघ गया है या फिर होठों पर गम लगाकर खड़े हो गए हो? बोलते क्यों नहीं? रिपोर्ट में क्या आया है? डॉक्टर ने एकदम से हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, सर आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन के सिम्टम्स पाए गए हैं और ये कोई आम पॉइजन नहीं है,
बल्कि एक ऐसा डेंजरस पॉइजन है जो आपको हर सेकंड तिल तिल कर मारेगा, लेकिन आपकी जान भी नहीं जाने देगा जब तक आप अपने सांसों को खुद ही रोकने की कोशिश ना करें। तुषार चौंकते हुए डॉक्टर को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अंडस को सठिया गए हो क्या तुम? 2 दिन मेरी तबीयत क्या खराब रहने लग गई? तुम तो कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। मेरी बॉडी में पॉइजन कहाँ से आएगा और तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? जस्ट गेट लॉस्ट। डॉक्टर फिर से डरते हुए व्हीलचेयर पर बैठे तुषार को देखकर बोला, सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी जान बहुत दर्दनाक तरीके से जाएगी। आपकी बॉडी में वो जहर फैलता ही जा रहा है। किसी ने आपके खाने या दूध की क्लास के जरिए वो पॉइजन आपकी बॉडी तक पहुंचा है। और अभी तो रिएक्शन शुरू होने में सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अभी तो न जाने कितने और दिनों तक आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आपके कोमा में चले जाएंगे। मैंने उस स्लो पॉइजन के टेस्ट के लिए उसे अपने खास दोस्त के लैब में भेज दिया है। अगर वो इसका X5 एटीट्यूड ढूंढ लेता है तो आपकी बॉडी से इस पॉइजन के सर को हम जल्दी खत्म कर देंगे। तुषार अपनी गर्दन नाम हिलाते हुए डॉक्टर को 5 देखकर बोला, अंडस को तू सच में पागल हो गया है डॉक्टर, मुझे जहर कौन देगा? डॉक्टर भी अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए तुषार से बोला, अंडस को ये मुझे नहीं पता कर, बट आपको ही पता होगा कि आपकी देखभाल कौन कर रहा था और किसकी यह हरकत हो सकती है। लेकिन जो भी हो सर, ये पॉइजन बिल्कुल भी आम नहीं है। दुनिया में ऐसा पॉइजन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आमतौर पर बाकी स्लो मोशन में भी यही होता है। बॉडी में फैलने के बाद वह पॉइजन हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा तकलीफ देती है जो हमारे लिए सहना मुश्किल होता है, और उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे दिमाग के सेल्स को जड़ से ख़त्म कर देता है और हम कोमा में चले जाते हैं। लेकिन इस पॉइजन की तो बात ही अलग है। इसका 1 ग्राम ही आपकी बॉडी में अगर गया होगा तो आने वाले 1 हफ्ते में आपको इतनी ज़्यादा तड़प और आपकी बॉडी पर इतनी ज़्यादा रैशेज और लालीपन आ जाएगी कि उसके दर्द और उसकी जलन को आप बिल्कुल सह नहीं पाएंगे। आपके अंदर की बॉडी के साथ बाहर की बॉडी भी डैमेज होती रहेगी। जिस तरह से एक लाश तेजी से कर निकलने लगती है, इस पॉइजन में ऐसे सिम्टम्स है जो एसिड की तरह जिंदा इंसान के शरीर को भी गला देता है। और जितनी मात्रा में इन चीज़ों के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाना था आपकी बॉडी पर, उतना कर दिया गया है। डॉक्टर की इतनी सारी भयंकर बातें सुनकर तुषार का तो हाल ही बुरा हो गया। एक गुस्से से जलते हुए डॉक्टर से बोल, अबे चुप, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि इंसान सुनते ही मर जाए। पैसे मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन और अंदर की ताकत है बिल्कुल जीरो होने को आ जाती है। कभी कभी तो शायद सही कह रहे हो, लेकिन इस चीज़ का कोई तोड़ है। ओ नो आओ या नहीं, इसका एंटीडोट जल्दी दो मुझे जल्दी से ठीक होना है वरना नहीं है मुझे। डॉक्टर, जिसके माथे से पसीना आने लगा था, वो घबराते हुए तुषार से बोला, सर मैंने कहा ना आपको, मैंने पहले ही अपने दोस्त से इसका एंटीडोट ढूंढने बोल दिया है। जल्दी कोई ना कोई तारीख मिल जाएगा। इस बीच अगर आपको इस पॉइजन से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम आपको आइसोलेट कर देंगे और कुछ ऐसी दवायां देते रहेंगे जिससे इन दवायां का असर थोड़ा बहुत कम करें, लेकिन इससे ज़्यादा अभी हमारे बस में कुछ और नहीं है। मैंने संदीप अग्निहोत्री सर को इस बारे वॉइस मैसेज के थ्रू बता दिया है, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। तभी अचानक ही तुषार का फ़ोन रिंग होने लगा तो नंबर संदीप का था। फ़ोन स्क्रीन देखते ही तुषार बोला, अंडस को टकले की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी है, याद करते ही कॉल कर दिया। तुषार ने कॉल रिसीव किया और फ़ोन पर वो कुछ बताने को हुआ ही तभी संदीप हड़बड़ते हुए तुषार से कहा, अंडस को तुषार तुम ठीक तो हो? तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट में यही से चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। तुषार चौंकते हुए बोला, क्या? इधर अनिका माथुर निवास के टेरेस पर थे, जहां से ठंडी हवाएं दोनों के जिस्म को बड़े ही नरमी से छू रही थी।
अनिका को खुली हवा में सांस लेने का मन कर रहा था तो एकांश उसे गोद में उठाकर टेरेस पर ले आया था। अनिका रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई और खुली हवा में सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने पेट पर एक पकड़ महसूस हुई जिसे वह पहचानते हुए गहरी सांस लेकर बोली, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे मिस्टर थर्की। एकांश जिसने अनिका के पेट पर पीछे से उसे पीछे खड़े होकर हाथ रखा हुआ था, वो अनिका के पीठ से अपना सीना सटाते हुए थोड़ा और झुककर उसके चेहरे के राइट साइड उसके गाल पर अपना हार्ड फेस रब करते हुए गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेता है। अनिका भी एकांश के गाल के टच को अपने गाल पर महसूस कर अंदर ही अंदर एक अजीब सी गुदगुदी महसूस कर रही थी। एकांश अपनी मर्दाना आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए आंखें बंद किए हुए ही अनिका के चेहरे को महसूस करते हुए बोला, अंदस को तुम्हें इन हवाओं में सुकून मिल रहा है और मुझे तुम में। और फिर कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद एकांश अनिका को पलटकर अपनी तरफ कर लेता है और अनिका की कमर को रेलिंग से सताए हुए वो अनिका के गर्दन में हाथ डाल उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब लाते हुए उसके नोज से अपनी नोज टच करते किया और उसके होठों के बेहद करीब अपने हाथ लाकर अपनी गर्म सांसें उसके होठों पर छोड़ते हुए बोला, अंडस को आज तुम्हारे साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आफ्टर ऑल फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेबी को देखा है। और फिर एकांश ने अनिका के पेट पर अपना सख्त हाथ नरमी से रखते हुए हल्का सा फैला कर कहा, और आई कैन फील माई बेब। अनिका अपने पेट पर एकांश का हाथ देखकर मुस्कुराते हुए एकांश से बोली, ही हा, फाइनली तुम्हें किसी और से भी ऑब्सेशन हो ही गया। मुझे तो लगा था कि पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारा ऑब्सेशन अकेले ही झेलना पड़ेगा। अनिका की बात सुन एकांश अपनी आईब्रोज का कर अनिका को उचकाते हुए जीरो एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ कोल्ड वॉइस में बोला, अंदस को ऑब्सेशन मेरा तुम ही हो बेबी। ये बेबी तो मेरे तुम्हारे लिए ऑब्जेक्शन का पहला नमूना है। बट रियली आई लव यू बोथ। वैसे मैं शादी के बाद और शादी से पहले भी थाउजेंड्स का टाइम तुम्हें आई लव यू कह दिया होगा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक आई लव यू नहीं कहा। अनिका ने के ब्लैक शर्ट के दोनों कॉलर को अपने दोनों हाथों से एकदम से पकड़ लिया और उतनी ही करीबी से जितने करीब उसके एकांश पहले था। एकांश को आंखें भर कर देखते हुए बोली, अंडस को मैंने कहा था ना मिस्टर थर्की, तुमसे बस मुझे अट्रैक्शन है, तो इसे लव बिल्कुल मत समझना और गनीमत समझो कि तुमसे अट्रैक्शन भी हो गया मुझे, वरना तुमने तो मुझे इतना परेशान किया था शादी करने के लिए। क्यों, मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मेरा बड़ा दिल, मैं ज़्यादा देर तक किसी से नफरत नहीं कर सकती, इसीलिए अपने आप को तुम्हारी बीवी मान ही लिया मैंने। अब बस इससे ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद मत रखना, ये लव और जो मेरे बस की बात नहीं है। अनिका की बात सुने एकांश को न जाने क्या हुआ, उसने अचानक से ही अनिका की कमर में हाथ डाल उसे कसकर अपने से और सटा दिया अधिक का, पर एकांश की पकड़ अब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, जिसकी वजह से अनिका जोर से आहें भरते हुए अपनी मुट्ठी में कसकर एकांश का कॉलर भरते हुए करें, व्हाट आर यू डूइंग, मुझे तकलीफ हो रही है। एकांश अनिका के चेहरे को बेहद करीबी से और बेहद बारीकी से देखते हुए अपनी सिडेक्टिव कोल्ड वॉइस में बोला, तकलीफ मुझे भी हो रही है स्वीट हार्ट, काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे तड़पा रही हो। तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार की उम्मीद ना करूं। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से प्यार चाहिए होता है, और तुम मुझे जिस्मानी तौर पर खुश कर तो रही हो, लेकिन दिमागी तौर पर अपने प्यार को ना देखा डिस्टर्ब कर रही हूं। अनिका दर्द में भी इरिटेट होते हुए अपने मचलते चेहरे के साथ एकांत से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर थर्की छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, अचानक से ऐसे कैसे बीएफ कर सकते हो। आए प्लीज़ लीव मी, मैं मर जाऊंगी, मेरे कमर में पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है।
अनिका की इतनी सर किया और दर्द भरी आवाज सुन एकांश ने अनिका को ढीला छोड़ दिया, लेकिन उसकी कमर से अभी तक हाथ नहीं होता है। ढीला पड़ते ही अनिका अपने कमर को 2-3 बार मूव करके उसे पर हाथ फेरते हुए गुस्से से अपनी छोटी मासूम आंखों से एकांश को देखते हुए बोली, अंदस को जान ही ले लोगे क्या? जो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी बोलने का एकांश के सामने से जाने लगी, तभी एक आदमी फिर से आने का कुछ अटक कर अपने सामने कर लिया और अनीता की दोनों बाह को कसकर पकड़ उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी सख्त मर्दाना आवाज में अनिका से बोल, अंडस को कल हम ओबरॉय मेंशन वापस जा रहे हैं। आगे जारी है। हैव अ नाइस डे।